आपने जो स्टॉक लिया हुआ है उसको मार्केट रिवॉर्ड कब करता है, यानी उसमें रैली कब आती है, तब आती है जब मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है कि ग्रोथ गाइडेंस दिया है उसको आउट परफॉर्म करता है या फिर उससे भी ज़्यादा यहाँ पे डिलीवर करता है तब। और ऐसे ही 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए गाइडेंस दिया था और उसको यहाँ पे मैनेजमेंट ने आउट परफॉर्म किया। और इसका मतलब क्या है, ये एक यहाँ पे पास्ट रिकॉर्ड हो जाता है कि लास्ट में भी ये मैनेजमेंट में यहाँ पे आउट परफॉर्म किया था और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है ये आगे जाके भी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूँ आपका। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, पहला हमारे यहाँ पे बिजनेस है जो कि है EFC लिमिटेड। यहाँ पे देखेंगे जस्ट ओनली 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है और पी देखेंगे तो बहुत ही फेयरली वैल्यूड है। बिकॉज ऑफ इस कंपनी ने क्या किया था ना, गाइडेंस जो दिया था अराउंड 50% का गाइडेंस दिया था और अगर अचीव किया कितना किया है वो अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किस तरह से यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया। देखिए दोस्तों, सेल्स की बात की जाए ना तो अराउंड 60% की अचीव यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाई है। सो दोस्तों, लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ था ना, यहाँ पे Q3 की बात की जाए तो जस्ट ओनली यहाँ पे 5% की ग्रोथ आई थी, लेकिन यहाँ पे Q4 में दिखाएंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फिर से इस स्टॉक को रीरेट करने लगा है और मार्केट इसको वैल्यू करने लगा है। देख सकते हैं हम यहाँ पे ग्रोथ जो है वो लास्ट क्वार्टर में जस्ट ओनली 3% की ग्रोथ थी और इस क्वार्टर में यानी Q4 2025 में यहाँ पे 126% की ग्रोथ आई है। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मेजरली 2 ही प्लेयर है, और ये ऑफिस और यहाँ पे EFC करके। और जिस तरह से मार्केट कैप इसका छोटा है, बेस छोटा है, उसके वजह से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़्यादा चांसेस है कि ये इस स्पेस से और भी कुछ साल बने या फिर ग्रो करे। बिकॉज ऑफ इसका मेनली बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में अगर देखेंगे तो ये क्या करती है, बेसिकली ये एक ऑफिस स्पेस में काम करती है, यानी जिनको ऑफिस लगता है उसको रेंटल बेसिस पे ऑफिस प्रोवाइड करने के बाद में या फिर अवेल करने का जो काम है ये कंपनी करती हुई दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी बढ़िया है। बोरिंग देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई दिखेगी बिकॉज ऑफ जिस रैपिड एक्सपेंशन के साथ में ये कंपनी यहाँ पे ग्रो हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे डेप रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ देखेंगे तो रिजर्व भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंपनी के ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न में आते हैं तो इन्वेस्टर पैटर्न में हमें अच्छे यहाँ पे इंसाइट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे भले ही प्रोमोटर ने अपना हिस्सा जो है बेचा है, लेकिन जो खरीदने वाले हैं यहाँ पे देखेंगे तो FIS ने अपना हिस्सा बढ़ाया जो कि DIS कुछ भी नहीं थे, अराउंड 4 to 5% तक लेके आया। सो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये बिजनेस में यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में और उसके साथ साथ सेक्टर में दोनों मिला के अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है ग्रोथ पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में दूसरा सेक्टर जो है वो है ज्वेलरी सेक्टर से, और उस स्टॉक का नाम है दोस्तों यहाँ पे देखें तो स्काई गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ क्या हुआ है ना, जिस तरह से ज्वेलरी सेक्टर में हमेशा कहता हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है ना, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है ये कंपनियाँ ले रही है। हालांकि ये B2C कंपनियाँ हैं वो भी ले रही है, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स हो गया, PN गाड़गिल हो गया, सेनको हो गया। लेकिन यहाँ पे B2B में देखेंगे तो स्काई गोल्ड दिस इज द कम्प्लीटली विनर बिकॉज ऑफ जिस तरह का एक्सपेंशन यहाँ पे कर रही है कंपनी, तो उसी वजह से यहाँ पे ये सभी पैरामीटर यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखेंगे। ROCE देखेंगे तो 23-29 डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड अगर देखते हो तो वो बहुत ही नीचे आ जाता है। बिकॉज ऑफ ग्रोथ जो है वो कितनी है कंपनी की और कितनी हो सकती है इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी की ग्रोथ जो है 103% से कंपनी ने ग्रो किया। एक्चुअल पे कितना गाइडेंस दिया था वो अगर देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस दिया था 89% से हम ग्रो करेंगे, लेकिन किया कितना 103% का। और कंपनी ने इसी तरह का अगले 3 साल के लिए भी यहाँ पर इसी तरह का गाइडेंस देते हुए दिख रही है। यानी यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे 1745 से डायरेक्ट 3500 तक चला गया, यानी डबल हुआ है रेवेन्यू। उतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखिए कैसा बढ़ा है, उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, यानी अराउंड 3 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो EBITDA ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 4% थे वो बढ़ के अभी 6% हुआ है। नए क्लाइंट कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी जो है वो अनवर्ड करती हुई दिख रही है। PN गाड़गिल हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पे कैंडियर हो गया, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शुमार होते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी कैपेक्स कर रही है और कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे कैपेसिटी को जब जो कि वो 1 टन है उसको 4.5
5 टन लेके जाएंगे। मतलब क्या है, अगले 3 से 4 सालों में कंपनी 3 to 4x की यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मिलता है तो वो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों और एक कंपनी है जो कि केबल एंड वायर सेक्टर से मैं हमेशा कहता हूँ, इस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेलविंड होते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो बड़े से बड़े और छोटे छोटे प्लेयर जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से अगर सबसे तेज़ी से कोई ग्रो कर रहा है तो वो है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो पैरामाउंट कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखेंगे पैरामीटर के बारे में ROCE थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ही चीप है। पेग रेशियो यहाँ पे जस्ट ओनली 0.78 का है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो डेप्ट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। और उसके साथ साथ अगर उसके यहाँ पे इसके बात की जाए, जो गाइडेंस दिया था उसने 27% का गाइडेंस दिया था। देख सकते हैं हम यहाँ पे 27 के अगेंस्ट में कितना किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 में। यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 48% के यहाँ पे अचीवमेंट यहाँ पे कंपनी करती हुई दिख रही है। मतलब क्या है दोस्तों, बताया था 27 और किया 47। ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्री में ही यहाँ पे टेलविंड है और उसमें उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा पेस से काम कर रही है, यहाँ पे ग्रो कर रही है। और यहाँ पे उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो किस तरह का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे 86 से 87 जो यानी फ्लैट रहा है नेट प्रॉफिट। उसके पीछे की वजह अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर कुछ भी टैक्स नहीं था कंपनी के ऊपर, लेकिन इस बार 22% का टैक्स है। लेकिन PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो क्लियर कट हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट पता चलेगा। उसके बाद में दोस्तों एक कंपनी है जो कि इंफ्रा और लॉजिस्टिक दोनों का मिला के काम कर रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया ग्रोथ के साथ में यहाँ पे डिलीवर कर रही है अपना गाइडेंस और यहाँ पे अपनी सभी चीज़ें। तो उसका नाम है ताराचंद इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, ROCE देखेंगे तो बढ़िया है, उसके साथ साथ वैल्यूएशन देखेंगे तो वो भी बढ़िया है और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो हाई डेप्ट वाली कंपनी है। बिकॉज ऑफ बेसिकली इंफ्रा में देखेंगे तो उनको कैपेक्स करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसी वजह से ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। और उसका अगर गाइडेंस देखेंगे ना 30% का गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दिया था फॉर द फाइनेंशियल 25 के लिए। और कितना अचीव किया है ये अगर देखना है हमें तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 के अगस्त में यहाँ पे अराउंड 44% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। यानी जो कि रेवेन्यू लास्ट ईयर 172 करोड़ था वो बढ़ के 248 करोड़ हुआ है। और यहाँ पे PBT में देखेंगे तो 22 के अगस्त में 33 करोड़। और यहाँ पे अगर प्रॉफिट में आते हैं, नेट प्रॉफिट में आते हैं तो जो नेट प्रॉफिट 16 करोड़ था लास्ट ईयर वो बढ़ के अभी 25 करोड़ हो चुका है। यानी मोटा देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंपनी ग्रो करती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे बोरिंग्स दिखेगी, जैसे कि हमने देखा बोरिंग्स बढ़ने वाले जिस तरह से कंपनी जो है ये कंपनी कंटिन्यूसली कैपेक्स कर रही है। बेसिकली इसका काम क्या है, 3 वर्टिकल में काम करती है कंपनी। पहला वर्टिकल है इसका जो कि यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस वगैरह बनते हैं या फिर इंफ्रा के प्रोजेक्ट बनते हैं, उसके लिए जो मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए हेवी क्रेन जो लगते हैं ये प्रोवाइड करने का काम करती है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो है उनका लॉजिस्टिक का बिजनेस है, वो स्टील जो है एक जगह से दूसरे तरफ लेके जाने का काम करते हैं। तीसरा जो है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग करके जिस तरह का रिक्वायरमेंट है कस्टमर का उस हिसाब से यहाँ पे डिलीवर करने का काम करती है। ये तीनों वर्टिकल के वजह से यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो कर रही है और इसी कंपनी का गाइडेंस आगे भी अच्छा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियो में। उसके बाद में दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर में हमें पता है कि ये कुछ सालों के नहीं, डिकेड की थीम है और डिकेड की थीम में हमें जानना होगा कि कौन सा बढ़िया प्लेयर है। फिलहाल ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि KPI ग्रीन और वारी रिन्यूएबल्स में कौन सा बढ़िया है। सो मुझे लग रहा है दोस्तों वहाँ पे जो KPI ग्रीन है वो एज लेके जाता है। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये सिर्फ सोलर के लिए काम नहीं करता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उसके साथ साथ कहते हैं CPP मॉडल यानी कैप्टिव पावर प्रोडक्शन और IPP इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, ये सभी का मिला के कॉम्बिनेशन अगर कुछ है तो वो है KPI ग्रीन। लेकिन उसके पैरामीटर्स भी उसी तरह के, यहाँ पे ROCE देखेंगे तो बहुत ही डिसेंट है, अगर पैकेज देखेंगे तो वो भी बढ़िया है। उसके बाद में डेप्ट टू इक्विटी इतना कैपेक्स, मतलब क्या है IPP मॉडल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर खुद पावर जनरेट करती है और उसके बाद में सेल करती है, उसके वजह से उसका डेप्ट टू इक्विटी हाई रहेगा कंपेयर टू वारी। हमने डिटेल में वहाँ पे डिस्कस किया है। और इसका क्या है ना, उन्होंने यहाँ पे देखेंगे तो 65% का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस दिया था और उसके अगेंस्ट में
यहाँ पे कितना अचीव किया, यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स में, तो देखिए यहाँ पे सेल्स में देखेंगे तो अराउंड 69% अचीव किया, यानी जो कि मार्च 2024 में यहाँ पे 1000 करोड़ का रेवेन्यू था वो बढ़ के 1735 करोड़ का रेवेन्यू अभी बन चुका है, यानी बहुत ही डिसेंट ग्रोथ। जिस तरह से इंडस्ट्री में हेलविंड है और उसमें भी हायर पेस से ग्रो करने वाला प्लेयर है, तो उसको यहाँ पे जो है वो चीज़ें यहाँ पे बेनिफिशियल हो रही है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज में मिला है कंपनी को, जो कि 162 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था कंपनी का, वो नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ के 325 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने। अगेन एक अगर कंपनी यहाँ पे हाई ग्रोथ पे काम कर रही है, यहाँ पे कंटिन्यू कैपेक्स कर रही है और उसमें भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द एज लेके जाती है कंपनी बाकी का कंपेटिटर के कंपैरिजन में। सो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक, मुझे लग रहा है कि इनमें इमेंस स्कोप है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर गाइडेंस अगर मीट किया है ना, तो इसका मतलब है ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कि फ्यूचर में अगर कुछ गाइडेंस दिया है तो वो भी यहाँ पे अचीव कर सकता है। फिलहाल मैंने टाइगर लॉजिस्टिक के बारे में कहा था, 2019 में उन्होंने गाइडेंस दिया था, उसको बीट नहीं किया और फिर से उन्होंने 2000 करोड़ का गाइडेंस दिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27 का, और अभी वो लेके आए 15 से 20% के ग्रोथ पे। मतलब अगर ऐसा मैनेजमेंट है तो उसके ऊपर ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन ऐसे जो हमने 5 जो रिसर्च किए वो ट्रस्टवर्दी है, तो ऑब्वियसली उसके बारे में हमें ट्रैक करना बनता है और ट्रैकिंग करने के लिए सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।